तो आज हम पढ़ेंगे बेटा दमन के बारे में। ठीक, दमन यानी कि विद्रोह को कैसे दबाया गया। जो 1857 हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था ये एक सैनिक विद्रोह था। ठीक, इतना हमें मालूम है कि एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने किया था। आरंभ में ऐसा लगा कि जैसे अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, लेकिन बाद में 1857 के बाद अंग्रेजों ने दोबारा उत्तर भारत को जीतने के लिए कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि ये जो आंदोलन था खास तौर से उत्तर भारत की तरफ ज्यादा था। ठीक है ना बेटा। तो बाद में अंग्रेजों ने पुनः कोशिश की, दोबारा कोशिश की कि उत्तर भारत को जीता जाए, और उन्होंने कुछ कानून पारित कर दिए, कुछ कानून बनाए। ठीक, कानून पारित किए ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। जैसे आपने 1919 में एक कानून था रॉलेट एक्ट, याद आया आप लोगों को? रॉलेट एक्ट था, तो वो भी खास तौर से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। उसमें भी यही कहा गया था कि कोई भी जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उन सबको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देंगे। इससे ये रॉलेट एक्ट तो 1919 में आया, लेकिन इससे पहले भी अंग्रेजों ने ऐसा ही कानून बनाया हमारे 1857 के आंदोलन को दबाने के लिए। और उन्होंने क्या कानून बनाया? उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज अफसर हैं या आम अंग्रेज है, कोई भी उनमें से किसी भी विद्रोही पर कोई भी मुकदमा चला सकते हैं और उन्हें सजा सुना सकते हैं। उनका केवल मकसद था, अगर किसी भी व्यक्ति पर उन्हें ये संदेह है कि वो इस विद्रोह में शामिल था, तो कोई भी, चाहे वो सैनिक अफसर हो, अंग्रेज, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अंग्रेज या कोई आम अंग्रेज हो, वो उस पर मुकदमा दायर कर सकता है और बिना उसको सफाई दिए, मौका या कुछ किए उसे सजा भी सुना सकता है। कहने का अर्थ ये है कि इन हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे इन विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपने लोगों को विशेष अधिकार प्रदान कर दिए, क्योंकि उनका मकसद केवल एक ही था, किसी भी तरीके से इस विद्रोह को दबाया जाए और उत्तर भारत में पुनः अपनी सत्ता हासिल की जाए। और उन्होंने कहा कि हर विद्रोही की बस एक ही सजा है, और वो सजा क्या है? मौत, सजाए मौत। इसके बाद उन्होंने नए कानूनों के साथ साथ ब्रिटेन से नए कानून पारित किए। दूसरा कार्य उन्होंने कहा, ब्रिटेन से सेना टुकड़ी मंगाई। ठीक है, सेना बुलवाई, जिसका उद्देश्य केवल इन दमनकारियों को, जो विद्रोही थे, उनको कुचलना था। और उन्होंने क्योंकि वो जानते थे उत्तर भारत में खास तौर से दिल्ली का महत्व समझते थे, तो उन्होंने जो अपनी सेना बुलाई, एक तरफ से कलकत्ता से, ठीक है, एक टुकड़ी उन्होंने कलकत्ता से, दूसरी पंजाब से। इन दोनों तरफ से उन्होंने अपनी सेना को कूंज करवाया, मतलब चलवाया, और उनका मकसद ये था कि बीच से घेरते हुए वो उत्तर भारत, खास तौर से दिल्ली में पुनः अपनी सत्ता हासिल करते। तो दोनों साइड से उन्होंने कलकत्ता और पंजाब से अपनी सेना को कूंज कराकर उनका उद्देश्य था दिल्ली तक पहुंचना, और वहां से वो दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे दिल्ली का अपना महत्व है। अगर हम ये माने कि उन्होंने अपनी सेना और टुकड़ी को लेकर बड़े आसानी से ये विद्रोह दबा दिया होगा, तो ये सही नहीं है। इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी?
ये केवल हम कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो हमें इसका इतिहास मिलता है, इस विद्रोह में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, हमारे जो विद्रोही थे, हमारे जो सैनिक थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उन्हें इतिहास लिखने का इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो हम जो भी कुछ जानकारियां लेते हैं वो इन अंग्रेजों के जो डायरीज है, जो उनकी घोषणाएं हैं, जो इन्होंने लिखा है इस विद्रोह के बारे में, वहां से हम लेते हैं। तो उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, लेकिन अगर हम वास्तविकता से देखें तो केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, सेना के साथ साथ किसान भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। किसान भी थे, काश्तकार भी थे, तालुकदार, हाँ काश्तकार, तालुकदार, और जो पुराने नवाब थे, राजकुमार थे, आम जनता पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। तो केवल इसको सैनिक विद्रोह कह देना गलत है। इसमें हमारी बहुत सारी सेना, मतलब समाज के बहुत सारे वर्ग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज चूंकि हमारे पास तो हमारे पास अपना भारतीय इतिहास तो इससे संबंधित था नहीं, तो अंग्रेजों की रिपोर्ट से ही हम ये पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये सैनिक विद्रोह के साथ साथ ये एक आम जनता का भी विद्रोह था, क्योंकि इसमें काश्तकार भी थे, किसान भी थे, सेना भी थी, शिल्पकार थे, दस्तकार थे, जमींदार थे। तो हम इसको केवल सैनिक विद्रोह नहीं बोल सकते। तो हमारा मानना है कि ये एक संपूर्ण जो हमारा आम जनता थी उसका विद्रोह था। तो जब इन्होंने कलकत्ता पंजाब से उत्तर भारत को, खासतौर से दिल्ली को जीतने के लिए भेजा, तो उससे क्या हुआ, इन्हें पता चल गया कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं है, इसमें आम जनता भी जुड़ी हुई है। समझ में आ गया? इसलिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर इन्हें पुनः अपना जो सत्ता है, अपना जो प्रशासन है या सत्ता है, अपना अधिकारों को मिल पाएगा। ऐसे ही उन्होंने एक अवध में एक अंग्रेज है था, जिसका नाम था फॉर्सिथ। ठीक है, फॉर्सिथ था एक अंग्रेज। उसने अपने उसमें लेटर में लिखा है कि इस आंदोलन में केवल सैनिक ही नहीं थे, बल्कि अवध की 60% जो यंग जनरेशन थी, युवा पीढ़ी थी, वो भी जुड़ी हुई थी। तो हमें पुनः बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अवध को अपने अधिकार में लेने के लिए, उत्तर भारत को हमें अपने अधिकार में लेने के लिए। इसके बाद इन्होंने एक और काम किया इस विद्रोह को दबाने के लिए। पहला काम क्या किया, कानून पारित कर दिए। दूसरा काम किया, इन्होंने ब्रिटेन से सेना बुला दी। और तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इनके वफादार रहे, जो इस विद्रोह में जमींदार शामिल नहीं थे, ठीक है, उनकी जमींदारी लौटा दी उन्हें इनाम के तौर पर, ताकि वो इनका साथ दे। तो जमींदारी लौटा दी ईमान कह सकते हो, इनाम के नाम पर। जो जमींदार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में नहीं थे, खासतौर से जो जमींदार थे बड़े बड़े, उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी, बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने इस एकता को तोड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा जमींदारों से कि आप हमारा सपोर्ट करिए इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो जो जमींदारी हमने, आपकी जागीरें जो हमने छीन ली थी, वो आपको वापस कर देंगे। और जिन जमींदारों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, उन पर मुकदमे चलाए गए, उनकी जागीरें छीन ली गई और उनको उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। ऐसे कई जमींदार नेपाल भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, जहां पर वो
भूखे रहकर बीमारियों से ग्रसित होकर वहीं पर मर गए। तो इस तरीके से इन्होंने 3-4 काम किए इस विद्रोह को दबाने के लिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोहियों की छवियां, विद्रोह की छवियां। क्या इमेज थी विद्रोह की छवियां, क्या पिक्चर्स थी, क्या सोचा जाता था, क्या होगा, क्या था, ये सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो भी हम इस विद्रोह के बारे में समझते हैं, ठीक है, विद्रोहियों की तरफ से हमें कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी लेटर्स या कोई भी सोर्स हमें नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। अगर लिखते तो हमें वास्तविकता पता चलती कि वो क्या सोचते थे और क्या हुआ था, ठीक है ना। तो हमारे पास यस मैम, क्योंकि वो बहुत कम पढ़े हुए थे, वो बहुत कम पढ़े लिखे हुए थे और पूरा ध्यान उनका विद्रोह पे था। तो कोई ऐसा, खासतौर से हमारे भारत में तो बहुत दिनों बाद इतिहास लिखने के बारे में सोचा गया है, तो कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। जैसे अंग्रेजों ने तो उस टाइम पे भी लेटर लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, क्योंकि उनकी हैबिट में था, और हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई आदत किसी में नहीं थी। तो हमारे पास विद्रोहियों की तरफ से, क्योंकि किसी भी घटना को समझने के लिए दोनों पक्ष का जानना बहुत जरूरी होता है कि वो एक पक्ष क्या सोचता है और दूसरा पक्ष क्या सोचता है, लेकिन हमें इसका एक पक्ष के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम जो कुछ भी सोचते या समझते हैं वो केवल अंग्रेजों की तरफ से ही सोचते समझते। जो उन्होंने लिखा है उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था, या नाना साहब ने क्या किया था। समझ में आई बात। तो एक तरीके से जो ब्रिटिश अखबार थे, पत्रिकाएं थी, और विद्रोह की जो कहानियां उन्होंने छापी थी, उन्हीं के आधार पर हमें इस विद्रोह की जानकारी मिलती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, रक्षकों का अभिनंदन। ठीक, रक्षकों का अभिनंदन। अब जैसे हमने भी अपनी सुभद्रा चौहान ने जो कविता लिखी उसमें रानी लक्ष्मीबाई का तारीफ लिखी है, उनके वीरता के बारे में लिखा है। इसी प्रकार से इन्होंने भी उस विद्रोह में जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी है, उनको नायक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों को, अपने अंग्रेज कर्मचारियों को, जिन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजी प्रजा की रक्षा की थी, उनको एक अभिनंदन, मतलब उनको एक हीरो के रूप में प्रेजेंट किया। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 1859 में टॉम जोन्स वर्कर द्वारा बनाए गए चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है, ऑफ, हिंदी में है ये लखनऊ की राहत। लखनऊ की राहत। हाँ, लखनऊ की राहत। राहत। इस पुस्तक है, एक बुक है लखनऊ की राहत, ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है, ये वो घटना है जब लखनऊ में एक चर्च था, ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे लखनऊ में विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ में घेरा डाल रखा था। लखनऊ के कमिश्नर जो थे हेनरी लॉरेंस ने जो ईसाई थे, जो अंग्रेज थे, उन सबको इकट्ठा कर लिया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंट में पनाह ले ली। हाँ, रेजिडेंसी में उन्होंने पनाह ली। वहां पे उन्होंने अपने सारे अंग्रेज जो ईसाई थे उनको वहां पर छुपा दिया, ताकि जो विद्रोही हैं वो इनको मार ना सके, क्योंकि विद्रोहियों का तो एक ही लक्ष्य था, जो भी अंग्रेज सामने आए
उसे मारते चलो, चाहे वो औरत है चाहे बच्चा है कोई भी है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने वहां पर उनको रखा और वहां पर जो दो थे, जेम्स ऑटम और हेनरी हैवलॉक, इन्होंने इनकी रक्षा की। तो इनको एक हीरो के रूप में इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। उसमें उनको दिखाया गया है कि ये एक हीरो है। जैसे आपके द रिलीफ ऑफ लखनऊ ऊपर देखो, चित्रकार है टॉम जोन्स वर्कर। मिल गया आपको चित्र आपकी Yes, ma'am. बुक में? Yes, ma'am. 308 पेज पर एक पिक्चर है। जो पिक्चर है वो टॉम जोन्स वर्कर ने बनाई है। इसका टाइटल है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत। लखनऊ की राहत क्यों कहा गया है? क्योंकि इस लखनऊ को जब विद्रोहियों ने घेर लिया था तो जो हेनरी थे, कमिश्नर वहां के हेनरी लॉरेंस, उन्होंने बहुत सारे ईसाइयों को रेजिडेंसी में छुपा दिया था उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि विद्रोही उनको ना मार सके, ठीक है। और लास्ट में वो उनकी रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए या मर गए, ठीक। उसके बाद 25 सितंबर को जेम्स ऑटम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को इधर उधर किया और उसके 20 दिन बाद और उनकी रक्षा की, जो घेरे ईसाइयों को उन्होंने शरण दे रखी थी, उनकी रक्षा की इन दोनों ने। और उसके 20 दिन बाद ब्रिटिश सेना वहां पहुंची और उन्होंने उन लोगों को, उस एरिया को विद्रोहियों से स्वतंत्र कराया। इसलिए लास्ट में ये बात कही, इतने दिनों बाद लखनऊ में उन्हें राहत मिली, इसलिए इसका टाइटल दिया गया है। और इस पिक्चर में ये सारे जो सीन है यही दिखाया गया है। एक तरफ विद्रोही खड़े हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज है, ठीक है, जो छुपे हुए हैं, और इन दोनों को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम और भी बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं, जैसे वर्कर की पेंटिंग में कमवेल का आगमन जश्न मनाती कैनवस। ये बहुत सारी पिक्चरें आप देखेंगे जिनमें खास तौर से जिनका बनाने का उद्देश्य खास तौर से ये था कि वो दिखा सके कि अंग्रेज कैसे वीर हैं, कितने साहसी हैं और अपनी ब्रिटिश सत्ता को बचाए रखने के लिए वो कोई भी काम कर सकते हैं। एक तरीके से अंग्रेजी शासन को महत्व देते हुए उसकी प्रभुता साबित करने के लिए ये चित्र बनाए गए थे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, 2-4 पेंटर्स के आप नाम याद कर लेंगे, उन्होंने कौन सी पेंटिंग्स बनाई है वो भी याद कर लेंगे, क्योंकि एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं। उनके बाद है अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। यहाँ पर भी इन्होंने क्या दिखाया, देखिए इधर एक पिक्चर बनाई हुई है, इन मेमोरियम। जो जोसेफ नोएल, yes, ma'am. हाँ, क्या था ये मैम इसमें बोलिए। मैम इसमें औरतों को दिखाया गया है जो कि मतलब एक घेरे में है और एक जो लेडीज है वो बैठी हुई है उसके ऊपर, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा था कि ये मुसीबत उनके ऊपर भी आएगी। हाँ, यहाँ पे भी सेम वही था, क्योंकि इन लोगों ने जो विद्रोही थे किसी को छोड़ नहीं रहे थे। तो ये वो सीन है जहाँ पर जोसेफ नेपल पेंटल ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम यानी स्मृति बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे हुए, वो ये दर्शाना चाहते हैं कि विद्रोही कितने निर्दयी थे, उन्होंने किसी भी औरत या बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे बच्चे और औरतें लाचार हैं, मासूम दिख रहे हैं, मानो कि एक भयानक घड़ी आई है। एक तरीके से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि विद्रोही एक तरीके से बहुत निर्दयी है और उन्होंने जो एक्ट किया है वो बहुत गलत किया है। वो दुनिया के सामने इतिहास में ये दिखाना चाहते थे इन चित्रों के माध्यम से कि किस प्रकार से ये कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने देखा है वे अपनी बेइज्जती, हिंसा, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद ये दृश्य
की कल्पना को झिझोड़ती है कि उसमें गुस्से और बेचैनी के भाव को इस तरीके से दिखाया है। इसमें भी 2-4 और पिक्चर्स हैं, जैसे एक देख रहे हो कि किस तरीके से वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गन से विद्रोहियों को मार रही है। हाँ, और इसी तरीके से आप नीचे भी देखोगे, कानपुर में भीषण जनसंहार के टाइम पर ये जो है जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस की एक औरत बनाई है इन्होंने, न्याय की मूर्ति जैसी एक न्याय देवी बनाई है, जो हाथ में तलवार लिए हुए है और विद्रोहियों का दमन कर रही है, यानी भारतीयों का दमन कर रही है। उसे जस्टिस नाम दिया इस चित्र का। तो इन सब पिक्चर को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि लोगों को इतिहास में या समाज में ये दिखाना कि ये जो विद्रोही है ये गलत है और ये लोग सही है, चाहे इन्होंने ये किया या नहीं किया हो, क्योंकि हमें विद्रोहियों की तरफ से तो कुछ मिला ही नहीं है। ये तो इन लोगों ने दिखाया है। क्या वास्तव में इन लोगों ने ऐसा किया या नहीं किया, इसकी पूरी तरह की प्रमाणिकता से हम नहीं बात कर सकते, लेकिन इन्होंने इतिहास में इन विद्रोहियों को बिल्कुल निर्दयी बर्बर दिखाया है कि ये लोग बहुत ही खराब थे और न्याय की देवी जो है ना, जस्टिस, वो हाथ में तलवार लेकर सारे भारतीयों का खून कर रही है। इसी तरीके से उन्होंने बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। यस मैम। है ना, तो इस तरीके से कई चित्र है जिसमें उन्होंने अपनी प्रभु सत्ता को दर्शाया है और भारतीयों को बड़ा निम्न बर्बर और निर्दयी दिखाया है। ठीक है ना, इतना समझ गए इसका क्या है। फिर है आपका आगे जो है दहशत का प्रदर्शन। ये भी वही है कि किस तरीके से उन्होंने चित्रों के माध्यम से और उन सब के माध्यम से ये दिखाया है कि ये कैसे दहशत फैलाई गई है, ठीक, और ये सारी चीजें की गई हैं। फिर है दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए शोर मचा रहे थे, ऐसे समय पर नर्म सुजाक मजाक, यहाँ पर आप देखोगे एक और चित्र है, इसमें बहुत सारे चित्र हैं। कई बार क्या होता है, हमारे हिस्ट्री में पिक्चर दे देते हैं और कहते हैं इस पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या दर्शाना चाहता है। खासतौर से ये जो पिक्चर है आप देख रहे हो ना, जिसमें एक छोटे से भारतीय है और एक अंग्रेज अधिकारी है, मिला, और भारतीय के सर पे उसने हाथ रखा हुआ, हाथ रख रखा है। हाँ, जो ये लॉर्ड कैनिंग, मतलब ये देखिए द क्लेमेसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव, ठीक, उसका मजाक उड़ाया। ये जो अंग्रेज है ये कैनिंग है और इसका मजाक उड़ाया गया है क्योंकि इसने थोड़ा बहुत सिपाही को वफादारी हासिल करने की मदद मिलेगी और उसने ये बात कही थी, ठीक। तो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए, हास्यपरक यंग ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। जो कैनिंग है वो एक बुजुर्ग है लेकिन बहुत बड़े दिल का है, ठीक है। उसका हाथ एक सिपाही के सर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। खास तौर से जो जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया था कि हमें इस विद्रोह को दबाने के लिए केवल ताकत का ही बल नहीं प्रयोग करना है, हमें साथ में क्या करना है, इन सिपाहियों से थोड़ी दया भी दिखानी है और तभी हमें वफादारी हासिल होगी। उसने एक कमेंट किया था कि अगर हमें भारत में शासन करना है और इस विद्रोह को दबाना है तो सैनिकों से हमें थोड़ा नर्म व्यवहार करना पड़ेगा और उनके साथ थोड़ा सा प्यार का व्यवहार। तो उसका मजाक उड़ाने के लिए ये चित्र बनाया गया है कि ये बुढ़ा हो चुका है और इसकी मतलब बुद्धि खराब हो चुकी है और ऐसे लोगों को वो शरण दे रहा है। समझ में आ गया?
इस चित्र का मतलब कई बार आ चुका है ये पिक्चर, ठीक है ना बेटा। इसके बाद Yes, आप ma'am. आते हाँ, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। ठीक, ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ, अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, 4 मिनट रह गए आपके। ठीक, चलो अटेंडेंस हो जाए।